हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन। हाँ, आज हम पार्ट 2 करेंगे फेब 2023 का एंड इसमें एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे। अभी एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। आफ्टर दैट इंटरनेशनल रिलेशन होंगे, आपके पॉलिटी के होंगे, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपके टॉपिक्स न्यूज़ में थे वो सारे हम कवर करते चलेंगे। तो अभी के लिए एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का दिस इज द पार्ट 2 ऑफ फेब 2023। इसके साथ साथ इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी यू कैन, जहाँ पे हमने पेपर जीएस पेपर 3 को स्टार्ट करा है और स्पेसिफिकली साइंस एंड टेक वाला पोर्शन। अप्रॉक्स 62 वीडियोस जो हैं वो कंप्लीटेड हैं, एक एक घंटे की हर एक वीडियो है और वहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल में सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, ऑल द वीडियोज आर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यू कैन वॉच देम देयर। चलिए, तो आज का जो पहला आर्टिकल है दैट इज अबाउट द मालाबार ट्री टोड। इसके बारे में आपको जो एक चीज़ याद रखनी है कि हाई कैनोपीज के ऊपर देखने को मिलता है। इफ दिस इज योर ट्री, तो ट्री के जो हाई कैनोपीज होंगे ना वहां पे देखने को मिलेगा हाई ट्री कैनोपीज। ठीक है, तो ये आते हैं आपके मालाबार ट्री टोड। और दूसरी बात यहाँ से पता लग रही है, मालाबार बोला गया है तो वेस्टर्न घाट वाला एरिया हम यहाँ पे बात करेंगे, वेस्टर्न घाट्स। तो न्यूज में क्यों था? क्योंकि जो मालाबार ट्री टोड है वो कहाँ पे मिले हैं अभी हाल ही में? मॉलेम नेशनल पार्क, गोवा। तो आपका इस तरह से अगर इंडिया का मैप देखें तो यहाँ पे आ जाता है आपका गोवा वाला पोर्शन। ऑल्दो ये वेस्टर्न घाट में सारे में ही आपको दिखते रहते हैं। ठीक है, पर हाल ही में मॉलेम नेशनल पार्क में दिखे हैं, तो यहाँ से मॉलेम नेशनल पार्क की जो आपको लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। इट इज इन गोवा। अब ये जो आपका ना मॉलेम नेशनल पार्क है, मान लो दिस इज द मॉलेम नेशनल पार्क और इसके नीचे कर्नाटका शुरू हो गया, क्योंकि ऊपर गोवा आ गया ना, नीचे कर्नाटका आ गया। तो अब क्या है कि जो कर्नाटका और गोवा इन दोनों का अब यहाँ में नाम लिया जाएगा। मॉलेम नेशनल पार्क के अंदर बहुत सारे टेम्पल्स देखने को मिलते हैं और ये जो टेम्पल्स देखने को मिलते हैं ना, ये कंटेम्प्रेरी थे कर्नाटका की कदम्बा डायनेस्टी के। मतलब जब इनको डेटिंग करी गई, इनकी कार्बन डेटिंग से इनको चेक करा गया कि कब इनका टाइम पीरियड लाया करता था, तो ये पता चलता है कि ये जो कर्नाटका में रॉयल डायनेस्टीज हुआ करती थी, और वो रॉयल डायनेस्टी स्पेसिफिकली कौन सी थी? तो कदम्बा डायनेस्टी। ठीक है, कदम्बा डायनेस्टी। तो कदम्बा डायनेस्टी के ये कंटेम्प्रेरी मिलते हैं। ठीक है, ये टेम्पल उसी टाइम पे बने थे जब कर्नाटका के अंदर रॉयल डायनेस्टी चल रही थी एक, जिसको बोला जाता है कदम्बा डायनेस्टी। तो कदम्बा डायनेस्टी के बारे में अगर बात करें तो दे रूल फ्रॉम द बनावसी, जो कि प्रेजेंट उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। अगर मालाबार ट्री टोड की बात कर ले तो छोटी सी स्पीशीज होती हैं, फॉरेस्ट में मिलती हैं और वेस्टर्न घाट वाले एरिया में आपको ज्यादातर देखने को मिलती हैं। तो ये हमने देख लिया, इस एरिया में आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगी। और ये सिर्फ एक ऐसी इकलौती स्पीशीज है जो कि हाई कैनोपीज के ऊपर रहती है, मतलब ऊंचाई पे रहती है ट्री के। और एक इंडियन एम्फिबियंस करके चेकलिस्ट होती है जिसको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश करता रहता है, तो उसमें भी मालाबार ट्री टोड को कवर किया गया है। अगर मालाबार ट्री टोड का आईसीएन स्टेटस देखें तो इट इज एंडेंजर्ड, और जो आईसीएन स्टेटस है ये फेब 2023 का है। ठीक है, ये चेंज करते रहते हैं और अगर चेंज करेंगे तो दोबारा से न्यूज में आ जाएंगे, तो वहां पे ये चीज कवर करनी होती है। नाउ 6th आर्टिकल जो था दैट वाज अबाउट द वाइट रन ऑफ कच्छ। देखो, न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट नहीं था, पर ये जगह जो थी ये एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो न्यूज में क्यों था? क्योंकि मेगा खादी फैशन शो करवाया गया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा, KVICB जिनको आप बोलते हो। तो इन्होंने इस फैशन शो को कंडक्ट करवाया और पिक्चर में ये जो मॉडल्स ने जितने भी कपड़े पहने हैं ना, ये सारे खादी के ही बने हुए हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज कि खादी कपड़े को ज्यादा प्रमोट करा जाए। ये तो हो गया फैशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, मतलब आपके बाकी के पेपर हैं जो भी GS1 GS2 वहां पे आ जाएगा। पर यहाँ भी आपको रन ऑफ कच्छ के बारे में पता होना चाहिए। तो हम जब गुजरात में जाते हैं तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको रन ऑफ कच्छ। ये जो सारा एरिया है इधर, तो ये इस तरह से, दिस इज द ग्रेट रन ऑफ कच्छ, दिस इज द लिटिल रन ऑफ कच्छ। और यहाँ पे एक आपको बानी ग्रासलैंड भी मिलता है। तो सॉल्ट मार्शी लैंड है, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी हाई। थार डिजर्ट के अंदर लोकेटेड है इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्टर्न गुजरात। वेस्टर्न गुजरात में देखने को मिलता है थार डिजर्ट, वहीं पे ये भी लोकेटेड है। लार्जेस्ट सॉल्ट डिजर्ट है वर्ल्ड के अंदर, और इसके अंदर फर्दर ग्रेट रन ऑफ कच्छ आ जाता है, लिटिल रन ऑफ कच्छ आ जाता है और बानी ग्रासलैंड्स भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं। सो लोकेशन आपको याद रखनी है। और ये दो चीजों का पार्ट है, वन इज योर इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत यूनिक और रिमेनिंग पॉपुलेशन बची है कुछ एस की, एस जो कि गधे होते हैं बेसिकली, तो उनको बोलते हैं वहां पे खुर। तो यहाँ पे वो बस इसी जगह पे आपको देखने को मिलते हैं रन ऑफ कच्छ के अंदर। तो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। ये जो खुर है दे आर ओनली इन द
रन ऑफ कच्छ, वहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और इसके अलावा कच्छ डिजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। देन जो 7th न्यूज़ थी दैट वाज अबाउट द एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस, ESG भी जिसको कहते हैं। E फॉर द एनवायरमेंट, मतलब हमें नेचर के ऊपर ध्यान रखना है। S फॉर द सोशल, सोसाइटी की बात करेंगे। G फॉर द गवर्नेंस, लीडरशिप क्वालिटी की बात करेंगे। मान लो कोई सा भी प्रोजेक्ट आया, इसके ऊपर कोई ना कोई एम्प्लॉय तो काम करेगा, तो देखा जाएगा कि जो एम्प्लॉय है वो एनवायरमेंट की तरफ ज़्यादा एग्रेसिव तो नहीं है, या फिर नेचर को ज़्यादा हार्म तो कॉज नहीं कर, तो वो सारी चीज़ देखेंगे अंडर द एनवायरमेंटल क्राइटेरिया। फिर आता है सोशल क्राइटेरिया। सोशल में देखेंगे कि जो भी कम्युनिटीज उस पर्टिकुलर एरिया में रह रही है, मान लो कोई प्रोजेक्ट है जो कि फॉरेस्ट वाले एरिया में चलेगा, तो वहाँ पे देखना पड़ेगा कि सोसाइटी भी होगी, तो ये जो एम्प्लॉय का रुझाव रहेगा टुवर्ड द सोसाइटी वो कैसा है, क्या जो प्रोमिसेस करे थे किसी जिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रोमिसेस करे गए थे कि हम कम्युनिटी को ये चीज़ प्रोवाइड कर देंगे, बिकॉज उनकी तो खेती जा रही है ना उस एरिया से, तो क्या वो सच में उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी कम्युनिकेशन कैसी है टुवर्ड द सोसाइटी, तो वो सारा आ जाते हैं अंडर द सोशल क्राइटेरिया। देन देयर इज अ गवर्नेंस। गवर्नेंस में देखा जाएगा कि जो लीड जिनको एम्प्लॉयमेंट दिया गया है यहाँ पे, बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसकी लीडरशिप क्वालिटीज वगैरह देखी जाएंगी, जो भी स्टेक होल्डर्स उसमें इन्वॉल्व है उन सभी का कंट्रीब्यूशन देखा जाएगा रिगार्डिंग एनी प्रोजेक्ट जो कि किसी एनवायरमेंट वाली जगह पे है, ठीक है। ऑल्दो सारे ही प्रोजेक्ट्स एनवायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, पर कुछ एक प्रोजेक्ट्स आपने सुने होते हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट में भी आते हैं, और दे आर इन लिंक विद द कम्युनिटी और एज वेल एज विद द नेचर। तो ESG की अगर बात करें, दैट इज द एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस की अगर मैं बात करूं, तो ये हेल्प करते हैं स्टेक होल्डर्स को, ताकि वो बेटर अंडरस्टैंड कर सकें कि कैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सारे रिस्क मैनेज करने हैं और अपॉर्चुनिटी मैनेज करनी है रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस। एनवायरमेंटल क्राइटेरिया में वही चीज़ बताई गई है, यहाँ पे एम्प्लॉय का देखा जाएगा कि किस तरह से वो नेचर की तरफ अपना रुझाव रखता है। देन सोशल क्राइटेरिया, इसमें देखा जाएगा रिलेशनशिप देखी जाएगी कि जो कॉन्ट्रैक्टर है फर्दर कि कैसे वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ पेश आ रहे हैं, सप्लायर्स के साथ, कस्टमर कम्युनिटी जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं। आफ्टर दैट गवर्नेंस, इसमें लीडरशिप देखे जाते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स, ऑडिट्स, शेयर होल्डर राइट्स क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपके गवर्नेंस में आ जाती हैं। देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस। एक तो ओपन मार्केट एक्सेस मिलती है, साथ में मार्केट का शेयर इंक्रीज करता है, कैपिटल एक्सेस इंक्रीज होती है, और जो फाइनेंशियल रिस्क होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। चैलेंजेस क्या हैं एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस के, तो लैक ऑफ स्टैंडर्ड अक्रॉस द रीजन, कोई एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है इसके लिए, तो इसी वजह से ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। डेटा इनएक्यूरेसी देखने को मिलती है, आप देखते हो हर साल एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट आती है, वहाँ पे भी हम एक ही चीज़ नोटिस करते हैं कि हमेशा डेटा इनएक्यूरेसी रहती है, ठीक है। कई जगह पे प्रोजेक्ट्स को अलाउ नहीं करना होता पर वहाँ पे कर दिया जाता है, तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं। 2021 में आपका जो सेबी है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो भी एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इशू करते हैं अंडर द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, तो सेबी के अंडर किया है इसको इशू। तो इसके बारे में देख लेते हैं पहले BRSR के बारे में, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। इसका जो मेन एम होता है ना, दैट इज टू मेक अ लिंक बिटवीन द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस विद इट्स ESG परफॉर्मेंस, ठीक है। ESG के साथ और फाइनेंसेस के साथ इसमें बेसिकली लिंक चेक करा जाता है। BRSR की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, नाम से ही क्या पता लग रहा है, सस्टेनेबिलिटी, तो एनवायरमेंट का तो आएगा ही आएगा, और अगर फाइनेंसेस आ गए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। इट मेड मैंडेटरी फॉर टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन फ्रॉम 2022 टू 23, तो ये मैंडेटरी है उन 1000 लिस्टेड एंटिटीज के लिए क्या कि अपना यहाँ पे लिंक एस्टेब्लिश करवाया जाए फाइनेंशियल रिजल्ट्स और ESG परफॉर्मेंस के साथ। देन आपके एरोसोल्स न्यूज़ में थे। एरोसोल्स जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो डिओड्रेंट है साइड में, यहाँ से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकले हुए हैं, ठीक है, तो इन्हीं को कहते हैं एरोसोल्स, मतलब एयर लाइक पार्टिकल्स, जो कि कहाँ पे है, एनवायरमेंट में है। न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि एक रिसेंट स्टडी करी गई हैज शोन हायर अबंडेंस ऑफ सल्फेट एरोसोल्स इन द प्री इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर, तो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जहाँ पे भी, वहाँ पे देखा गया है कि बहुत ज़्यादा सल्फेट एरोसोल्स होते हैं, और आपको पता है जो सल्फेट है दैट इज नॉट गुड फॉर द ह्यूमन एज वेल एज इट लीड टू द एसिड रेन, और फिर एसिड रेन जो होती है ना तो खेतों के लिए अच्छी होती है, ना ही फिर बिल्डिंग्स के लिए अच्छी होती है, ना ही किसी मॉन्यूमेंट के लिए अच्छी होती है। तो ये देखा गया कि जितने भी प्री इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर हैं वहाँ पे ये जो सल्फेट एरोसोल्स हैं
जो सल्फेट के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, तो इसी वजह से ये न्यूज़ में था। अब ये एरोसोल्स क्या होते हैं, तो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर सस्पेंड होते हैं। जब ये पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्कैटर हो जाते हैं और जैसे ही सनलाइट आती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब एब्जॉर्ब करते हैं ना तो इससे विजिबिलिटी रिड्यूस कर जाती है, आगे की चीज़ें ठीक से दिखाई नहीं देती। कंसीडर करो ऐसे सल्फेट के एरोसोल्स हैं, कोई से भी एरोसोल्स हैं, ऐसे आपको हर जगह पे दिखाई देने लग जाए तो ऑब्वियसली जो विजिबिलिटी होगी दैट इज गोइंग टू रिड्यूस। और जो एरोसोल्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अर्थ की रेडिएशन बजट और क्लाइमेट से भी इंटरेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आ गई अर्थ रेडिएशन बजट। ये जो अर्थ का रेडिएशन बजट होता है ना, इसमें देखा जाता है कि सूर्य की कितनी किरणें अर्थ के अंदर आई, कितनी वापस चली गई, कितनी जो है वो यूटिलाइज हुई, कैसे वो यूटिलाइज हुई और फिर कैसे बाहर निकली, तो वो सारा जो है एक बजट बनाया जाता है, अर्थ रेडिएशन बजट। 3 तरह के एरोसोल्स देखने को मिलते हैं। नंबर 1 इज द वॉल्केनिक एरोसोल। जब लावा निकलेगा इस तरह से होता है, पहले मैग्मा चैम्बर में होगा, फिर जैसे बाहर निकलेगा तो उसको बोल देते हैं लावा। तो ये आपके जितने भी लावा से एरोसोल पार्टिकल्स इमर्ज होके आएंगे वो स्ट्रेटोस्फेयर तक चले जाते हैं। हम देखते हैं नीचे सबसे ट्रोपोस्फेयर, ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये जो लावा से निकलते हैं एरोसोल दे ऑल रीच टू द स्ट्रेटोस्फेयर वाला एरिया। डेजर्ट की डस्ट जो होती है, डेजर्ट एरिया में बहुत ज़्यादा धूल उठती है जैसे ही विंड वहाँ पे चलती है, क्योंकि ऑब्स्टेकल नहीं है, बीच में पेड़ तो है नहीं, तो बहुत स्पीड से हवा चलती है, तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं दे ऑल्सो लेड टू द एरोसोल्स। उसके बाद ह्यूमन मेड एरोसोल्स भी देखने को मिलते हैं जो कि डिओड्रेंट्स वगैरह में आपको मिल जाते हैं। देन आपका 9th टॉपिक जो था दैट वाज अबाउट द रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम। इसमें क्या बोला गया, क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि जो रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम कन्फर्मिटी असेसमेंट स्कीम है ऑन IS 19,000/2022, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, बस आइडिया होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने बोला है कि यूनिफॉर्म रेट पे हम सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे उन लोगों को जो कि चाहते हैं रेजिडेंशियल रूफ टॉप सिस्टम, मतलब अपने घरों के ऊपर इस तरह से रूफ टॉप सोलर पैनल्स जो हैं वो बनवाना चाहते हैं। ठीक है, सो दिस स्कीम इज अंडर द सेकेंड फेज राइट नाउ, सेकेंड फेज में ये चल रही है, तो दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। तो अगर गवर्नमेंट की बात करें इन 2015 तो उन्होंने अप्रूव करा था ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप एंड स्मॉल सोलर पावर प्लांट प्रोग्राम, जिसमें बोला गया कि 4200 मेगावाट रूफ टॉप सोलर प्लांट्स हम कंट्री में फिट कर देंगे बाय द ईयर 2019 टू 2020। 2019 में कहते हैं जब फेज 2 स्टार्ट हो जाता है, इसको अप्रूव कर दिया गया ताकि जो 40 गीगावाट रूफ टॉप सोलर प्लांट्स हैं 2022 तक हम उसको एस्टेब्लिश कर दें। पर 2022 में हमारा ये टारगेट अचीव नहीं हो पाया, तो इसी वजह से हमने इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया टिल 2026। इसके बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज में न्यूज़ में था, CAQM भी जिसको कहते हैं, दैट इज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR और एडजॉइनिंग एरिया। NCR के आसपास के जितने भी एरिया हैं, दिल्ली का जो NCR है उसके अराउंड जितने भी एरियाज हैं उन सभी के बारे में बोला गया है। तो CAQM दैट इज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इन्होंने हाल ही में रिव्यू करी एक मीटिंग, और इन व्यू ऑफ द सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द ओवरऑल एयर क्वालिटी ऑफ द दिल्ली, थोड़ी सी ओवरऑल जो क्वालिटी है दिल्ली की वो इम्प्रूव हुई है, दैट्स वाई इन्होंने एक मीटिंग रिव्यू करी। CAQM की बात करें अगर, तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की अगर बात करें तो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन, रिसर्च, आइडेंटिफिकेशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ एयर क्वालिटी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या किया गया है, इसको क्यों सेटअप करा गया है, ताकि जो NCR रीजन में एयर क्वालिटी को लेके हमेशा से ही इशू बने रहते हैं और उसके साथ साथ फिर बाकी एडजॉइनिंग एरियाज में भी वो फैलती है, तो उसके ऊपर बेटर वर्क करा जा सके, बेटर रिसर्च करी जा सके, आइडेंटिफाई करा जा सके कि ये जो एयर क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज हैं ये आ कहाँ से रहे हैं। इसको किसके अंडर एस्टेब्लिश करा गया, तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021, इस एक्ट के तहत करा गया। ये किसको रिप्लेस करता है, तो जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी हुआ करती थी उसकी जगह पे अब क्या है, CAQM इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021। ये वाला आर्टिकल हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बहुत सारे न्यूज आर्टिकल आपको फेब में देखने को मिलेंगे रिगार्डिंग द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पर अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 3 में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।